नमस्कार दोस्तों, सीबीएल की समसामयिक सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं सीएम पटेल। हम चर्चा करने वाले हैं 19 जून से 24 जून तक जो समसामयिक घटना संपन्न हुई हैं, जो विभिन्न न्यूज़पेपर मैगजीन से संकलित की गई हैं और जिनसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और कुछ आपके ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके मेंस के एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, उनको संकलित करने का प्रयास किया है। तो आज देखते हैं सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका रिफॉर्म लिंक बोरोइंग विंडो। इसका मतलब है कि राज्य सरकार की जो उधार लेने की क्षमता है वो उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि राज्य सरकार अपनी जीडीपी का पहले जो 3% था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया है कि 5% तक वो उधार ले सकती है और उस जो उधार ली धनराशि का वो अपने डेवलपमेंट में राज्य के विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में वो खर्च करती है। तो 3% जो लिमिट है वो जनरली ले सकती है, लेकिन जो 3 से ऊपर वाली लिमिट है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो 2 आर्टिकल हम इस पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 292 और 293, दोनों इससे संबंधित हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए जो विधानसभा और लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें हैं उनके निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है और इसलिए चर्चा में है। तो ये परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का, इन सीटों का निर्धारण करेगा। तो इस के सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। परिसीमन आयोग क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कैसे कार्य करता है और क्या इसकी सीमाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जो फिल्मों पर सेंसरशिप है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया है। उस एक्ट के माध्यम से, या जिसे मैं कहूँ विधेयक लाया गया है, जिसमें पुराना जो हमारा एक्ट है उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो सेंसरशिप संबंधी जो नियम कानून है वो और उसके संबंध में आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम कुछ प्रश्न इनसे बन सकते हैं। इस बार हम क्या नया थोड़ा कुछ चेंज कर रहे हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित जो आपके एमसीक्यू है, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी देखेंगे और साथ में इस टॉपिक से जो आपका मेंस का जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग की नियुक्ति संसद करती है। दूसरा, आज तक 4 परिसीमन आयोग गठन किए जा चुके हैं। तो 2 जो हमारे कथन हैं उनमें से हमें देखना कौन सा सही है। तो इसका जवाब हम जवाब पर या उत्तर पर चर्चा करेंगे। आप ही इसका जवाब देंगे क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे ये कवर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें फिल्म प्रमाणन के लिए केंद्रीय बोर्ड के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और उन कथन का हमें सही विकल्प चयन करना है। तो इसका जवाब भी आप ही देंगे, है ना। हालांकि मैं भी इसका जवाब बताऊंगा जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा। मेरा कहने का मतलब आप देंगे कि जैसे ही हम ये टॉपिक खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसके जवाब देने में सक्षम होंगे। और इसके अलावा तीसरा या मेंस का हम पहला क्वेश्चन है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा सहकारी संघवाद की स्थापना में किस प्रकार सहायक होगी, चर्चा कीजिए। तो ये मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अब ये प्रश्न शामिल करने से फायदा क्या होगा कि हम जब बार बार हर वीक में हर टॉपिक के, मतलब आप पॉलिटी के क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे तो 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो एमसीक्यू सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। और दूसरा है कि एमसीक्यू लगातार आपकी नज़रों से गुजरते जाएंगे और इनमें से जब आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे तो आपको वहाँ टाइम बहुत कम लगेगा। और ऐसे ही आप मेंस क्या करेंगे, मेंस का आंसर आप खुद लिख कर देंगे तो मेंस की आंसर राइटिंग भी आपकी यहाँ से साथ होती चले जाएगी। तो जो फुल तैयारी होती है, मतलब प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी, आप इसके माध्यम से उससे गति प्रदान कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे टॉपिक के बाद। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है राज्यों के लिए रिफॉर्म लिंक जो बोरोइंग विंडो है ना, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय राज्य में रिफॉर्म लिंक बोरिंग विंडो के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बजट था उसमें 1.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने का जो निर्णय लिया गया था
मतलब राज्यों को ये क्षमता दी गई थी, अधिकार दिया गया था कि वो उधार की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, और इससे उन्हें इतना मतलब 1.6 लाख करोड़ अतिरिक्त उधार लेने की क्षमता बढ़ी थी। अब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में अभी क्या हो, कोविड की महामारी के कारण ये बहुत प्रभावित हो रही है और इसके प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इनसे निपटने के लिए अभी मांग की जा रही है कि जो उनकी उधार लेने की क्षमता है इसको और बढ़ा देना चाहिए। अब इसके बढ़ाने से क्या होगा, है ना, और बढ़ाने के प्रोविजन क्या है, कैसे ये उधार ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम सामान्य बात करें, अभी वर्तमान में नॉर्मली जो 3% है, जो किसी भी राज्य की जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 3% कोई राज्य उधार ले सकता है। उधार लेने की अगर हम बात करें तो 2 आर्टिकल यहाँ संबंधित हैं, आर्टिकल 292 और दूसरा आर्टिकल है 293। 292 कहता है कि जो केंद्र सरकार है ना, उसे संसद कानून के माध्यम से ये अनुमति देगी, जितने की वो क्षमता है, जितनी की वो गारंटी रिटर्न करने की ले सकते हैं, उतना मतलब सरकार, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उधार ले सकती है, ठीक है ना। और इसके लिए नियम कौन तय करेगा, संसद। ऐसे ही 293 है, ये कहता है राज्य सरकार भी उधार ले सकती हैं। इसके लिए नियम कानून का निर्धारण कौन करेगी, राज्य का विधानमंडल, राज्य की जो विधायिका है वो तय करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि अगर किसी राज्य ने केंद्र सरकार से उधार लिया है तो वह बिना केंद्र सरकार की अनुमति के उधार नहीं ले सकता है। अब आप जानते हैं चूंकि सारे ही राज्य लगभग केंद्र सरकार से उधार लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि बिना केंद्र की अनुमति के उधार नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 आर्टिकल आप थोड़ा याद रखिएगा, इससे संबंधित हैं। यूपीएससी में आप देखें या किसी स्टेट पीएससी में देखें, सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आर्टिकल याद है तो जो आपका प्रश्न है उसकी संभावना सही होने की पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आर्टिकल याद है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वही जानना चाहते हैं क्या आपको इससे संबंधित आर्टिकल याद है या नहीं है, तो और आसानी से इनको हम याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि राज्य सामान्यतः जो आपका जीडीपी है, जीडीपी का 3.5% उधार ले सकता है। इसके अलावा 0.5% और राज्य चाहे अगर आवश्यकता है तो वो उधार ले सकता है। लेकिन उसके बाद जो 1% है ना, मतलब ये 4% तो हो गया, राज्य उधार ले सकता है नॉर्मली, लेकिन 1% के लिए कुछ शर्त है ना। वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है ना, उसके लिए क्या है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने क्या है 4 सुधार, जो महत्वपूर्ण सुधार हैं उनके क्रियान्वयन के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद मतलब राज्य का जो जीडीपी है उसका 1% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी, है ना। 4% ले सकता है, लेकिन अगर 5% मतलब 1% और लेना है तो उसके लिए कुछ जो कार्यक्रम हैं उनमें उसे सुधार करना होगा, उनका व्यवस्थित बेहतर क्रियान्वयन करना होगा, उनमें अव्वल आना होगा। उसमें क्या है, सबसे पहला एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो प्रणाली है या जो कार्यक्रम है, योजना है, इसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से किया जाए। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड क्या है, आप जानते हैं कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड की योजना सरकार के द्वारा प्रारंभ की है। अब अभी क्या होता था कि जैसे आप अगर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का अलग से राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, मध्य प्रदेश का राशन कार्ड वहाँ पर काम नहीं करता था। अब ये वन नेशन वन जो आपका कार्ड है, मतलब एक राष्ट्र है तो एक राशन कार्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप पहुंच गए कहाँ, राजस्थान, तो आपको वहाँ अलग से राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसी राशन कार्ड में आपकी सारी जो पहले की हिस्ट्री है वो तो शामिल रहेगी और वही आपका काम करेगा। तो इससे जो माइग्रेंट होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास करते हैं, जो मजदूर का काम करते हैं, उन्हें ये दिक्कत जाती है, वो दिक्कत नहीं जाएगी। इसका व्यवस्थित तरीके से, इस सिस्टम का व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन करना है, ये पहली शर्त है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो व्यापारी है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रियल है, उद्योगपति जो कारखाने लगाते हैं किसी राज्य में जाकर, उन्हें अपने
बिजनेस करने में इजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करने में, बिजनेस करने में सहजता और सरलता अनुभव होना चाहिए। जब किसी राज्य में कोई अगर अपनी कंपनी खोलता है, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो जब वो उसकी फाइल जाएगी तो वहाँ पर उसे भटकना ना पड़े, उसे आसानी से अप्रूवल मिल सके, है ना। मतलब उसे बिजनेस करने में जो जो सुविधाएं वो चाहता है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। मतलब एक सरल शब्दों में कहूँ, उद्योग मित्र सरकार होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता में सुधार। मतलब जो शहरी निकाय हैं, जो अर्बन बॉडीज़ हैं, नगर निगम, नगर पालिका है, नगर पंचायत, इनके द्वारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनके सेक्टर में इनकी योजनाएं हैं, उनका व्यवस्थित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की योजना है, उनका व्यवस्थित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा चौथा है विद्युत सेक्टर में, जो विद्युत क्षेत्र है उसमें सुधार किया जाए। विद्युत उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद उसका जो वितरण होता है, तो वितरण में जो विद्युत का लॉस होता है, जिसे हम पारेषण कहते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर 4 में से कोई राज्य 3 सुधार को भी सही तरीके से व्यवस्थित क्रियान्वयन कर लेता है तो उसे पूंजीगत व्यय के लिए 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए एक शब्द लिखा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जहां हम पैसे खर्च करते हैं उस पैसे खर्च करने से दोबारा पैसे उत्पन्न हो, इसी को तो पूंजी कहते हैं, आप जानते हैं ना। पूंजी का मतलब ही होता है कि अगर आपने 100 रुपये कहीं खर्च किए तो अब उन 100 रुपये से आपको आय प्राप्त होगी, मतलब फिर आय आपको मिलेगी या संपत्ति अर्जित होगी। ऐसी संपत्ति जो पुनः संपत्ति अर्जित करने की क्षमता रखती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं या पूंजी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगह खर्च करने को मिलेंगे जहां से पूंजी जनरेट हो, पूंजी का उत्पादन हो। ठीक है। चले आगे चलते हैं, चले आगे बढ़ते हैं हम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुधार करना पहला। इसमें इसका जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो हमारा 2013 का है, इसके तहत वह अन्य जो कल्याणकारी योजना है उसके तहत जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, विशेष रूप से जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास कर लेते हैं, उनके परिवार, देश भर में कहीं भी उनको जो उचित मूल्य की दुकान होती है जहां से उनको राशन मिलता है, उनको सुविधाजनक तरीके से आसानी से राशन प्राप्त हो सके, ये पहला। दूसरा आते हैं, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करना। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस व्यक्ति को लाभार्थी होना चाहिए, कई बार उसका लाभार्थी की लिस्ट में नाम ही नहीं होता है, और जिन व्यक्तियों को लाभ की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त धनी लोग हैं, उनके आपके देखो फर्जी राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम आपने सुनी होगी समय समय पर, कि इतने फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए, जहां जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ न मिलकर जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास संपन्नता है, उनको इनका लाभ मिल रहा है। तो सबसे मेन क्या है, लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करना, फर्जी जो डुप्लीकेट हैं या अपात्र हैं राशन कार्डों को समाप्त करना। तो इससे क्या होगा, कल्याण को, मतलब जो संसाधनों का उपयोग या जो संसाधनों पर लाभार्थियों का अधिकार था वो अपात्र लोगों पर जा रहे थे, अगर उनको हटा दिया जाए तो जिनको मिलना चाहिए लाभ, उनको लाभ मिलेगा। तो जो कल्याण को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो सकेगा। अब इसके लिए सरकार के द्वारा क्या, सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया। ठीक है ना। लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण, और राशन की दुकानों के स्वचालन संबंधी सुधार किए हैं, मतलब वो सिस्टमेटिक से चल सकें, उनको बायोमेट्रिक से जोड़ा जाए, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाए। तो इसके माध्यम से क्या है, वन नेशन वन कार्ड प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। चलें आगे आते हैं। दूसरा बिंदु है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें सुधार। तो सबसे पहला क्या है, जिला स्तर पर जो व्यापार योजना है उसमें सुधार किया जाए। दूसरा, विभिन्न जो अधिनियम हैं, जो कानून हैं, उसके द्वारा जो व्यवसायी हैं उनका पंजीकरण, प्रमाण पत्र या अनुमोदन कहें हम, लाइसेंस का नवीनीकरण, जो लाइसेंस है उसे रिन्यू कराना पड़ता है, तो जिनकी जो आवश्यकता है इनको समाप्त कर दिया जाए। फिर अधिनियम के तहत एक कंप्यूटरीकृत केंद्रीय अचानक निरीक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाए। अभी क्या होता है कि अगर किसी मामले की या किसी हमें उचित मूल्य की दुकान है या किसी भी उसकी जांच करना है या कोई आपका मामला इसकी जांच करना है, तो अचानक अगर जांच होगी
तो क्या होगा कि वो व्यक्ति है, वो संस्था है, वो कार्यालय है, वो अपना बचाव पक्ष तैयार नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि किसी की जांच होनी है, अब उसी को पहले से मालूम है कि आज हमारी जांच होने वाली है, तो वो अपने काम को सिस्टमेटिक कर लेता है सिर्फ दिखावे के लिए, तो जांच में वो कमियां उजागर नहीं हो पाती हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा, अचानक निरीक्षण किया जाए, है ना, औचक निरीक्षण बोलते हैं इसे, तो वो है जिस स्थिति में, उस स्थिति में उसकी जांच हो पाएगी, और अगर वो व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर पा रहा तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो इस प्रणाली के माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, इसमें सुधार लाया जा सकता है, स्मूथली इसमें हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनमें सुधार किया जाए। इसमें सबसे पहला क्या है कि राज्यों में शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनको वित्तीय मजबूती प्रदान की जाए। जब फाइनेंशियल, सबसे बड़ी समस्या इन सेक्टर में, या जो अर्बन बॉडीज हैं या लोकल आपकी ग्रामीण बॉडी हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या है कि वित्त की कमी है। अगर इनको वित्तीय मजबूती प्रदान की जाए तो क्या होगा, इससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, मतलब विभिन्न योजनाओं का व्यवस्थित क्रियान्वयन होगा, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इनसे क्या होगा, इनमें सुधार या इनमें मजबूती हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन सुधारों के तहत राज्यों में संपत्ति कर है, पानी, सीवेज है, शुल्क की न्यूनतम दरों को निर्धारित किया जाए, अधिसूचित कर दिया जाए, और ऐसा सब कंपलसरी किया जाए कि ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी ही है, और ये जो दर हैं वो इस सीमा तक, इस दर तक फिक्स होंगी। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइन बनाई जाए, लेन देन के लिए मूल्य एवं वर्तमान लागत के अनुरूप इनको तय किया जाए। तो इससे जो आपका स्थानीय निकाय है उसको मजबूती प्रदान की जाएगी, उसमें सुधार किया जा सकता है। चलें अब चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा सेक्टर है विद्युत क्षेत्र में सुधार, है ना। विद्युत के सेक्टर में भी हमें सुधार करना है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के तहत राज्य के लिए 3 मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। 3 मानदंड है। सबसे पहला है समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान में कमी करना। सबसे पहले कि विद्युत में जो तकनीक का उपयोग हो रहा है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, ठीक है। और उससे जो व्यापार में नुकसान होता है, जब खराब तकनीक का आप उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस में लॉस होगा, उस लॉस को आपको कम करना है। दूसरा है औसत आपूर्ति लागत और औसत राजस्व प्राप्ति में अंतर को कम करना। मतलब जो हमने खर्च किया है और जो हमें राजस्व मिल रहा है उसमें जो अंतर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, तो इस अंतर को हमें कम करना है। मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं उसका हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस अंतर को कम करना है। और तीसरा है डीबीटी के तहत या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत जो मध्यम किसान हैं उन किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करना, ये तीसरा है। अब सब्सिडी में बड़ा मुद्दा आता है कि सब्सिडी क्यों दी जाए किसानों को। तो जो एग्रीकल्चर है या कृषि है वो क्या है, लाभ की खेती नहीं है, उसमें लागत ज़्यादा है, ठीक है, उस पर दबाव भी ज़्यादा है। इस कारण क्या होता है कि जो किसान लोग हैं वो उर्वरक है, बीज है, उसके लिए जो आवश्यक धन है वो नहीं जुटा पाते हैं, तो सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो अब सब्सिडी में भी क्या दिक्कत होती है कि अगर माली उदाहरण के लिए जैसे बिजली है, बिजली की अगर नॉर्मली हम बात करें कि भाई 6 रुपये यूनिट दाम तय कर दिया है, और अगर हम किसानों को 2 रुपये यूनिट ये बिजली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो ये 4 रुपये का अंतर आ रहा है बीच में। ये 4 रुपये का अंतर कहाँ से कवर किया जाए, कवर तो करना पड़ेगा। तो इसको कवर करने क्या है कि जो इंडस्ट्री हैं उन पर इसके दाम ज़्यादा लगाए सकते हैं, है ना, थोड़ा कम उन पर घरेलू पर भी जो बिजली का उपयोग किया जाता है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली 6 है तो घरेलू को 7 रुपये प्रति यूनिट कर सकते हैं, उद्योग को 10 रुपये यूनिट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए समझने के लिए कि ये जो सब्सिडी का जो मार्जिन है उसको कवर कहाँ से किया जाए, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। चलते हैं आगे। अब ये देखते हैं कि जो बढ़ी हुई उधार सीमा है, अगर राज्यों की उधार लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए, उस सीमा को बढ़ा दिया जाए तो उससे फायदा क्या होगा, है ना। राज्यों को मदद कैसे मिलेगी इससे। सबसे पहले अतिरिक्त पूंजी की उपलब्धता।
राज्यों के पास जो पूंजी उपलब्ध थी उससे एडिशनल, जैसे अभी 5% अगर इसको 7% कर दिया जाए या पहले 3% थी उसको 5% कर दिया, तो 2% की जो अतिरिक्त उधार लेने की क्षमता है वो राज्यों की बढ़ गई। अब 2% जो उधार लेंगे, वो जो पूंजी एक्स्ट्रा होगी उनके पास, उस एक्स्ट्रा पूंजी का वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी सेक्टर में इससे राज्य का विकास संभव हो उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है राजस्व की कमी को संतुलित करता है। ठीक है, अभी बड़ा मुद्दा है कि जीएसटी में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपना हिस्सा नहीं दिया, राज्य समय समय पर अपना मांग करते रहते हैं, कोई विशेष पैकेज का मांग कर रहा है, तो जो पूंजी उनके पास नहीं थी, उधार लेने की जो सीमा जो दर है बढ़ाई गई, उस दर से उनके पास अतिरिक्त पैसा आ जाएगा। तो राजस्व की जो कमी है ना, उसको कम से कम वो बैलेंस तो कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से बैलेंस हो जाएगा। फिर पूंजीगत व्यय में कटौती नहीं होगी। अभी क्या होता था कि राज्य के पास, राज्य सरकारों के पास जो पैसा है उसे वो अलग अलग सेक्टर में खर्च कर रहे थे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लेकिन वो ऐसी जगह खर्च नहीं कर पा रहे थे जहां से पूंजी का निर्माण हो या कैपिटल फॉर्मेशन हो। अब जो अतिरिक्त पैसा आ रहा है, अब उसे वो कहाँ खर्च कर सकते हैं? पूंजीगत व्यय में। अभी क्या हो रहा था, जब उनके पास सीमा कम थी तो इन सेक्टर पे ज़्यादा खर्च होने के कारण कटौती कहाँ हो रही थी? पूंजीगत व्यय में। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आया तो कहाँ खर्च करेंगे? पूंजीगत व्यय में खर्च करेंगे, जिससे पूंजी का फॉर्मेशन होगा। पूंजी का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? राज्य में की आय बढ़ेगी, राज्य की आय बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो ये सर्कल इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है केंद्र के हस्तांतरण में कमी को दूर करने में मदद करता है। केंद्र ने जो फंड ट्रांसफर नहीं किया है ना, जो पैसा राज्य सरकार का केंद्र के पास अटका हुआ है, उस कमी को भी ये जो अतिरिक्त सीमा बढ़ी हुई है वो कम करती है। तो आपका जो मेंस का जो प्रश्न है उसको इन बिंदुओं को शामिल करके आप लिख सकते हैं, है ना, और लिखने में आपको आसानी होगी। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।